अच्छा जी, आज हम करेंगे इंशाल्लाह वीक 7 का लेक्चर 2। आप लोगों को कुछ मिड टर्म के बारे में बताया कि कब होगा या अच्छा। हम लोगों ने पहले तो 29 ही सुना था, लेकिन मुझे अभी आइडिया नहीं है कि इसकी रिवीजन के ऊपर कुछ और किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि प्लान यही था कि जो मिड टर्म्स होंगे वो आप लोगों को बुला कर होंगे। तो अब हो सकता है कि सिचुएशन जब मॉनिटर की जाएगी 2 हफ्ते के बाद तो कुछ कोई नई डेट आए। पहले ख्याल था ना ये, अभी तो कुछ अंदाज़ा नहीं है कि इरादा तो है, देखें अब क्या होता है। अच्छा जी, कल के लेक्चर से कोई सवाल किसी का हो तो प्लीज़ पूछिए। अच्छा, हम लोगों ने कल के लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट लिया था कि अगर हमारे पास सिस्टम फंक्शन या फिर उसको हम ट्रांसफ़र फंक्शन भी कहते हैं और उसको मैं रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है एच ओ ज़ी से। अगर हमारे पास एच ओ ज़ी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो एक तो हमने देखा था कि एच ऑफ एन हम कैसे निकाल सकते हैं या फिर डिफरेंस इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, और उसके अलावा फॉर अ गिवन एच ऑफ ज़ी एंड इनपुट हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो हम आउटपुट निकालते हैं यानी कि वाई ऑफ ज़ी, तो उसमें नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब कौन सा आउटपुट का पार्ट है जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स कहलाता है, और इसी तरह से आउटपुट का एक पार्ट जो कि इनपुट की वजह से होता है उसको हम फोर्स्ड रिस्पॉन्स कहते हैं। कौन सी कंडीशन में नेचुरल रिस्पॉन्स ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बनता है, और कौन सी कंडीशन में फोर्स्ड रिस्पॉन्स स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बनता है। ये ज़रा मुझे एक दफ़ा बता दो और फिर हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे, ठीक है। नेचुरल रिस्पॉन्स ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स किस वक्त बनता है, किस वक्त हमसे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। अ, उसको वैसे तो हम कहते हैं पोल, लेकिन कौन मतलब किस चीज़ का पोल, इनपुट का पोल, सिस्टम का पोल। यस, जब सिस्टम का पोल, हाँ, अगर उसका वो रियल एक्सिस पे हो या फिर अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों सूरतों में जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो डाई डाउन होता जाता है एन इन्फिनिटी को जब अप्रोच करे, तो नेचुरल रिस्पॉन्स को हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऐसे ही रिस्पॉन्स का नाम है जो कि टाइम के साथ डिक्रीज करता जाए या रिड्यूस होता जाए। अच्छा, फोर्स्ड रिस्पॉन्स इस वक्त स्टडी फेस्ड रिस्पॉन्स कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। जब इनपुट का कोई पोल एग्जैक्टली वन के ऊपर हो या कोई कॉन्जुगेट पेयर उसका यूनिट सर्कल के ऊपर हो, इन दोनों सूरतों में अम, जो हमारे मतलब टाइम के इन्फिनिट होने के साथ साथ फोर्स रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के साथ वेरी करता जाएगा इस तरह से, ठीक है। मतलब उसका मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो एक हाफ लेवल पे रहेगा, और ये बस उस तरह से वेरी करता जाएगा, ना ये वक्त के साथ कम होगा ना ज़्यादा होगा, बस कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह की आउटपुट जब हो तो हम फोर्स रिस्पॉन्स को स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं। हम लोगों ने कल एग्जांपल भी की थी जिसमें हम लोगों ने आउटपुट को दो मुख्तलिफ तरह सिस्टम को दो मुख्तलिफ तरह के इनपुट्स देकर
देखा था कि एक तरह के इनपुट में फोर्स रिस्पांस डाई डाउन हो जाता है, तो वी वोंट कॉल इट अ स्टेडी स्टेट रिस्पांस। लेकिन जब हम उसको साइनसॉइडल इनपुट दें तो फोर्स रिस्पांस स्टेडी स्टेट रिस्पांस बन जाता है। अच्छा जी, कॉजेलिटी तो हमें पता चल जाती है ना एचओसी को देखकर। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है स्टेबिलिटी को, कि हमें हमें कैसे पता लगेगा कि एचओसी एक गिवन सिस्टम जिसका एचओसी हमारे पास अवेलेबल है वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ पे भी जिस हम लोगों ने कॉजेलिटी को डिस्कस किया था ना, यहाँ पे भी थोड़ा पीछे से जाएंगे। अगर हमारे पास एच ऑफ एन हो तो क्या हमें पता चलता है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। नहीं नहीं, हमें अभी हमारे पास एच ऑफ एन है। अच्छा, अब आपने जो बात की कि हमें स्टेबिलिटी के लिए देखना पड़ता है इनपुट आउटपुट को, देखो हमारे पास सिस्टम की तीन तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये भी हमें सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। डिफरेंस इक्वेशन, मतलब इनपुट और आउटपुट का जो भी एक रिलेशनशिप बनता है, और इसी तरह से एक और रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम की, दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन। तो इन तीनों में से हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हम सिस्टम की स्टेबिलिटी, कॉजेलिटी, मतलब ये जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, लीनियरिटी, टाइम इनवेरियंस, स्टेबिलिटी, कॉजेलिटी, ये सब डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। अनबाउंडेड होगा क्या मतलब? अच्छा, आप कहना चाह रहे हो बाउंडेड होगा, मतलब किसी ये टाइम के साथ रिड्यूस करेगा, ये कहना चाह रहे हो आप? अच्छा, क्योंकि आपने अनबाउंडेड कहा ना, तो मैं अनबाउंडेड का तो मतलब ये है कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हम लोगों ने फिक्स नहीं, वो फिक्स हमने तो है नहीं, मतलब अनस्टेबल की बात, ओके ठीक है। अच्छा, एक और भी मुझे बीच में कुछ जवाब आया था, वो ज़रा वो क्या जवाब था? कुछ ओके, एक तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, दोबारा बोलिए। हाँ, बिल्कुल। मैं इसी तरफ जाना चाह रही थी। एक तो आपने कहा कि ये बाउंडेड इसको होना चाहिए, यस, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। या टाइम के साथ अगर ये इंक्रीज़िंग एन के साथ इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करता जाए, फिर तो ये स्टेबल है। अच्छा, इसको हम मैथमेटिकली भी बता सकते हैं। वो क्या तरीका है बताने का? ये जो इन्फिनिटी से कम वाली बात अभी आई है, मैथमेटिकली हम कैसे बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं अगर हमारे पास एच ऑफ एन अवेलेबल है? नहीं, पोल्स वाली इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास एच ऑफ एन है। ओके, ये तो फिर मैथमेटिकली तो ना हुआ ना, ये तो आप मुझे इंट्यूटिवली बता रहे हो, या आप मुझे बता रहे हो कि हम देख के डिसाइड करेंगे। एच ऑफ एन की आपके पास इक्वेशन है। ओके, चलो इक्वेशन में भी आप कह सकते हो कि हम गेस कर सकते हैं, आपके पास सारे सैम्पल वैल्यूज़ हैं। एच ऑफ एन आपके पास ड्रॉ हुआ हुआ है सामने, अ, आप कैसे दे सकते हो? ओके, चलो मेरा हाल है, मैं शायद सवाल इतना ठीक तरह नहीं कर पा रही। जो मैं इसमें पूछना चाह रही थी ना वो ये था कि एच ऑफ एन के सारे सैंपल्स का हम लेंगे एब्सोल्यूट, और फिर उनको हम सम करेंगे जितने भी सैंपल्स उसमें होंगे, ठीक है। अगर ये फिगर हमारे पास इन्फिनिटी से कम है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम स्टेबल है। बाकी जो आपने बात, जी, जो आपने बात की थी ना कि टाइम के साथ रिड्यूस होता जाए, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तो एक आपने मतलब देख कर अंदाज़ा लगाया ना, तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल एक तरीका कार है डिटरमिन करने का। अच्छा, ओके, और डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू भी आपको पता लगता है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं।
उससे हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी? ओके, कुछ एम एक्स और एम वाई वाली चीज़ याद है कि अगर एक्स ऑफ एन की मैक्सिमम वैल्यू एम ऑफ एक्स है और वाई ऑफ एन की मैक्सिमम वैल्यू एम ऑफ वाई है तो ये सिस्टम स्टेबल होगा। यस, तो हम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट की ही यहाँ पे बात करें, मतलब जो सिस्टम ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा उसको हम स्टेबल सिस्टम ही कहेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस सिस्टम की तीसरी रिप्रेजेंटेशन की तरफ, विच इज़ एच ऑफ जी, और जो बेसिकली टॉपिक है कि हम एच ऑफ जी को देकर स्टेबिलिटी का अंदाज़ा कैसे लगाएं। अच्छा, अब हमें टाइम डोमेन में तो ये वाली इंफॉर्मेशन अगर हो हमारे पास तो हम मतलब इसको देखकर पता चला लेते हैं। अब एच ऑफ जी में हमने देखना है अच्छा, एच ऑफ जी एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो हमारे पास राइट साइड पे इक्वेशन है ना, ये इन्फिनिटी से कम रिजल्ट दे, राइट? मतलब जी की हम जो भी वैल्यूज़ हैं प्लग इन करें तो उसमें मतलब इसी क्वेश्चन में जब हम प्लग इन करें तो अगर तो वो इन्फिनिटी से कम वैल्यू आएगी तो एच ऑफ जी वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा उस जी के ऊपर। ठीक है, ये हम लोगों ने दोनों तरफ इसका मॉड ले लिया। इसको अगर हम मॉड को अलग अलग अप्लाई करें तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ से ऑनवर्ड्स करना ये है कि z की वैल्यू को डालना है 1। ठीक है, अच्छा ओके, z की वैल्यू को हम लोगों ने जब 1 प्लग इन किया वापस ये चीज़ आ गई। ठीक है, अच्छा, अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इधर के z की वैल्यू को अगर 1 हम डाल दें तो हो सकता है कि ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है हमारे पास ये इन्फिनिटी हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि z को 1 डालने से ये लेसर देन इन्फिनिटी हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी हम लोगों ने क्या किया। अच्छा ओके, अब अगर तो z को 1 डाल देने से ये इक्वेशन हमारे पास इन्फिनिटी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि एच ऑफ z मतलब z जो जो z इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है या यूनिट सर्कल है, क्योंकि z बेसिकली अच्छा ओके, ये हमारे पास जो z डोमेन होता है उसमें अगर तो हम रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो मतलब एक तो हमारे पास जी 1 यहाँ पे हो सकता है, और दूसरा इस पॉइंट के अलावा ये जो सारे पॉइंट्स हैं इस यूनिट सर्कल पे, अम, ओके इस जगह पे z1 है, और इस पॉइंट के अलावा बाकी यूनिट सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे z का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमने z को 1 डाला और ये क्वेश्चन इन्फिनिटी आ मतलब ये क्वेश्चन इन्फिनिटी बन गई, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एच ऑफ जी है इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में z इज इक्वल टू 1 शामिल नहीं होगा, मतलब ये सारे पॉइंट्स इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल नहीं होंगे। यस, अच्छा, अच्छा ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है, समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझसे पूछना।
और हमें ये भी पता है कि जब ये वाली चीज़ इटसेल्फ इन्फिनिटी हो जाती है तो सिस्टम स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल हो जाता है। यस। और इसी तरह से अगर ये इक्वेशन इन्फिनिटी से कम हो तो इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू 1 या z का मैग्नीट्यूड 1 इज पार्ट ऑफ ROC, एंड वी नो फ्रॉम आवर अर्लियर नॉलेज या बैकग्राउंड कि ये वाली इक्वेशन जब इन्फिनिटी से कम हो तो सिस्टम स्टेबल होता है। अच्छा, अब हम लोगों ने इस बात से, मतलब इस मैथमेटिकल एनालिसिस से नतीजा ये निकाला कि अगर z इक्वल्स टू 1, यानी कि ये जो यूनिट सर्कल है, इफ पार्ट ऑफ ROC then system is stable. अगर z is equal to 1 is not part of ROC then system is unstable. अब इस बात को ज़रा 1 मिनट थोड़ा हजम करो और अगर नहीं समझ आती तो पूछो। पार्ट कैसे होगा? अच्छा ओके, 1 मिनट। मैं थोड़ा सा यहाँ से बात शुरू करूँ जो आपने कहा कि इनसाइड और आउटसाइड। जो इनसाइड और आउटसाइड वाली बात है ना, उसमें वो तो एक रीजन नहीं, हम उसके ऊपर देख रहे हैं। वो तो हम करते यूँ थे कि लेट्स सपोज के, अच्छा ये इस सर्कल मैंने, मतलब हमारा एक लेट्स सपोज कि हम बात कर रहे हैं एक एंटी कॉजल सिस्टम की, ठीक है, और हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट पोल है वो किसी भी लोकेशन ए के ऊपर है, तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो ये सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और हम लोगों ने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में ये डेफिनेशन पढ़ी है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जी के वो सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एक्स ऑफ जी या एच ऑफ जी, जिसका भी हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देख रहे हैं, उसकी वैल्यू फिनिट हो, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि लेट सपोज हमारे पास एक कॉजल सिस्टम है और उसमें ये एक मतलब सबसे बड़ी वैल्यू का पोल है, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू के पोल के बाहर का जो रीजन है वो ROC होगा। इस बात का मतलब ये है कि हम इन सारी की सारी वैल्यूज, इवन z इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी अगर हम डाल दें अपनी इक्वेशन में, तो जो सिस्टम है वो हमें कोई ना कुछ फिनिट रिजल्ट देगा। ठीक हो गया? ये बात समझ आई है? अच्छा अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं, जिन्होंने सवाल पूछा था कि आपने इनसाइड और आउटसाइड की बात की थी, एक तो मैंने आपके इनसाइड और आउटसाइड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज किया है, तो ये चीज़ क्लियर है। वो ए को कंसिडर नहीं करते थे, हाँ जी। इसे यहाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ए से स्मॉलर है और यहाँ पे ए से बड़ा है। ए शामिल नहीं है, ए उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना ए, अगर तो ए 1 से बड़ा होगा, ओके, अज्यूमिंग कि ए 1 से बड़ा है, तो ये जो यूनिट सर्कल है मेरा ये यहाँ पे कहीं पे होगा ना, ठीक है। और इसी तरह से अगर नहीं, sorry, और इसी तरह से यहाँ पर अगर ए
1 से कम है, तो जो मेरा यूनिट सर्कल है वो यहाँ पे कहीं पे इस तरह से होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, नहीं z इज इक्वल टू 1 में ज़रूरी नहीं कि कोई पोल हो। मैं सिर्फ इस हाँ, सिर्फ इस सर्कल की बात कर रही हूँ, इस इन सारे पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। ये अगर पॉइंट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का हिस्सा हैं तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है? अच्छा, किसी को और कन्फ्यूजन हो इसके बारे में? आप एक चीज़ ये ट्राई कर सकते हो कि मसलन आप एक मुख्तलिफ तरह के आप एच ऑफ एन लो, जैसे कि आप 2 रेज़्ड पावर n u ऑफ n लो, ठीक है? अब आपको देख के पता चल रहा है कि ये सिस्टम अनस्टेबल है, इसका एच ऑफ जी निकालो और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखो, तो और ये चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश करो कि क्या z इज़ इक्वल टू 1 उसका हिस्सा है कि नहीं उसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का, ठीक है? इसी तरह से फिर आप एक और सिस्टम ये वाला देखो, ठीक है? और देखो कि उसके रीजन का हिस्सा है उसके आरओसी उसके आरओसी में जी इज इक्वल टू 1 शामिल है कि नहीं। फिर आप कोई एंटी कॉजल सिस्टम लो। अच्छा, एंटी कॉजल हम किस तरह का ले सकते हैं? इसको चेक करो कि इसका हम जब एच ऑफ जी लेते हैं तो जो लिंक्ड आरओसी होता है उसमें जी इज इक्वल टू 1 शामिल है कि नहीं। तो इन तीनों सिस्टम्स के लिए जब आप आरओसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है? और अगर ये चीज़ फिर आपको समझ नहीं आती तो मुझसे आप दोबारा पूछना, या अभी भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम अच्छा इसमें जी जो टॉपिक है ना, इसके जो अगले 3 क्या कहना चाहिए, सब टॉपिक्स हैं, मसलन पोल, ज़ीरो, कैंसलेशन। उन इन टॉपिक्स को आप खुद से पढ़ सकते हो। मतलब इसमें बिल्कुल छोटी सी बात ये है कि अगर हमारे पास सिस्टम यानी कि एक एच ऑफ जी है फॉर एग्जांपल, और वो कुछ अ, मतलब इस तरह का है कि उसके डिनोमिनेटर में, अच्छा बल्कि मुझे इसको ना जो टर्म मैं पहले यूज़ कर रही थी मैं वही वही लिखना चाहूँगी, वो बेहतर है। न्यूमरेटर इसका हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। इसके डिनोमिनेटर में मिसाल के तौर पर एक पोल है जो कि इस तरह से है और उसमें कुछ और इक्वेशन है, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक्स ऑफ जी है, और कुछ इसका डिनोमिनेटर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था इस तरह से, और इसके न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन है, मतलब इसका एक ज़ीरो है, और इत्तेफाक से ये वाला जो ज़ीरो है ये इस पोल के बराबर है, ठीक है? तो ये एक इट इज़ सिंपल एज़ दैट कि ये कैंसल आउट हो जाएँगे। मतलब अगर हम, और इसको बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ये बात बड़ी अच्छी तरह से देखी है कि जो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना, वो पोल्स की वजह से डिसाइड होता है, ठीक है? तो अगर कोई पोल इस किस्म का है जो कि सिस्टम को अनस्टेबल कर रहा है, तो हम अपनी इनपुट इस तरह की दे सकते हैं कि वो जो भी अनवांटेड या अनडिज़ायर्ड पोल है, उसको हम ज़ीरो के थ्रू, इनपुट के ज़ीरो के थ्रू कैंसल आउट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि 3.5.4 है, ठीक है? तो मतलब लेकिन ये थोड़ा सा आसान टॉपिक है, इसको आप, मतलब मैं इसको इस ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी, इसको आप पढ़ के देखना, अगर कुछ आपको समझ नहीं आती तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद
मेरा हाल है कि जो इससे अगला टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मल्टीपल ऑर्डर पोल्स। ये भी हम लोगों के लिए एक पुरानी चीज़ है, हम लोगों ने इसको भी 2-3 दफ़ा देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम का मतलब ये है कि मेरे पास जो यूनिट सर्कल है ना उसके ऊपर एक पोल है, मतलब एच ऑफ जी कुछ इस किस्म का है कि मेरे पास उसमें एक पोल जो है वो यहाँ पे है। फिर एक उसको मैं जो इनपुट देती हूँ लेट सपोज कि वो भी एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, और उसकी वजह से अगर मैं इसका आर ओ सी बनाऊँ तो वो भी मेरे पास पोल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने मल्टीपल ऑर्डर पोल्स पढ़ते हुए ये देखा था, या हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए भी वन ये देखा था कि जब हमारे पास एक ही लोकेशन के ऊपर 2 पोल्स हों तो उससे होता यूँ है, मतलब ये कुछ सिचुएशन हमारे पास इस तरह की आ गई है। ठीक है? तो जब हम टाइम डोमेन में, मतलब मैंने इस वक़्त इसका जो न्यूमरेटर है वो नहीं मैं लिख रही, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास बाकी सब चीज़ों के अलावा कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो आ गई है। तो जब इस वक़्त हम टाइम डोमेन पे जाएँगे तो हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल जो भी बनेगा अ, मैं उसको मतलब ओके, इसको मैं यू ऑफ एन ही लिख देती हूँ। तो ये जो स्क्वायर है ना, इसकी वजह से यहाँ पर साथ एन भी आएगा। ठीक है? ये चीज़ समझ आ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ? थोड़ा सा याद आ रहा है? ओके। अच्छा, अब इस एन की वजह से आपको पता है कि ओके, तो इस एन की वजह से आपको ये पता है कि ये जो आउटपुट है ना, मतलब ये बेसिकली अब मेरे पास वाई ऑफ जी है ना, तो ये जो है ये मेरे पास वाई ऑफ एन है। तो ये जो अब सिग्नल है ये बेसिकली एक रैंप सिग्नल है। तो इसमें ये बताने की कोशिश की हुई है कि अगर हमारे पास मतलब मल्टीपल ऑर्डर पोल्स हों और तो वो सिस्टम को बेसिकली अनस्टेबल भी कर सकते हैं, सॉरी आउटपुट को अनस्टेबल भी कर सकते हैं, खास तौर पे अगर जो सिस्टम है वो ऑलरेडी मार्जिनली स्टेबल हो, मतलब वो बिल्कुल आप समझ लो कि एज पर ही है, और अगर हम लोगों ने कुछ, हालांकि ये एच ऑफ जी जो है अगर आप इसको एच ऑफ एन को देखो तो ये भी इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही, इसकी वैल्यू भी 1 से, दोनों जो सिग्नल्स हैं वो बेसिकली बाउंडेड इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कि जो सिस्टम है वो आउटपुट वो अनस्टेबल आउटपुट दे सकता है इस सिचुएशन की वजह से, तो वो हम जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू भी फिगर आउट कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात यहाँ पर ऑफ कोर्स हुई, उसमें यहाँ पे लिखी भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पहले देखा था कि हम लोगों ने यू ऑफ एन को ऑलरेडी हमें पता है कि अगर हमारे पास एच ऑफ एन यू ऑफ एन हो तो सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। पता है ना आपको, क्योंकि ये इसको जब हम सम करें, मतलब वंस को हम जब सम करें ज़ीरो से इन्फिनिटी तक तो इट वुड बेसिकली गिव अस इन्फिनिटी। तो इनपुट बाउंडेड तो है, लेकिन ये सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, बात समझ आइए। ओके, और जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ना दैट इज़ अबाउट कि अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो, यानी कि 2 पोल्स हो, वो शायद आप लोग आजकल कंट्रोल्स में ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने 2 पोल्स वाला जो सिस्टम है ना उसको बड़ी डिटेल में देखा था कि अगर रियल एक्सिस पे 2 पोल्स हों तो आउटपुट कैसी होती है, अगर एक ही जगह पे 2 पोल्स हों तो आउटपुट कैसी होती है, और अगर कॉम्प्लेक्स पेयर हो तो आउटपुट कैसी होती है। तो वो वाला टॉपिक जो है वो उसको मैं कवर नहीं कर रही, लेकिन ये कि हम लोगों ने उसका जो टाइम डोमेन बिहेवियर के लिहाज से इस टॉपिक को देखा। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना लास्ट टॉपिक है दैट इज़ वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म, और उम्मीद है कि आज फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, जो वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म है वो आपको भी नाम से पता लग रहा है कि बेसिकली सिर्फ इनपुट को ज़ीरो से ऑनवर्ड्स कंसिडर करता है। जो अभी तक हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ा था ना दैट वाज टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि उसके फॉर्मूले में अगर हम समेशन को देखें तो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी कर रही थी। ठीक है, ये टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म है।
जो वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म होता है उसमें एक तो फॉर्मूला लिखा जाता है 0 से इन्फिनिटी तक, और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म से हम यहाँ पर एक प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर तो इनपुट सिग्नल इटसेल्फ एक कॉजल सिग्नल हो, मतलब कि अगर तो इनपुट इटसेल्फ कुछ इस तरह का सिग्नल हो हमारे पास, तब तो उसका टू साइडेड और वन साइडेड ये दोनों ट्रांसफॉर्म्स एक ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इस तरह के सिग्नल से जो टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म है उसकी समेशन में चेंज आ जाएगा ना, वो समेशन 0 से इन्फिनिटी की तरफ की जाएगी। ठीक है, लेकिन अदरवाइज सिग्नल मतलब अगर टू साइडेड सिग्नल है तो उसका रिजल्ट मतलब एक नॉन कॉजल सिग्नल है तो ये दोनों जो ट्रांसफॉर्म्स है उसका रिजल्ट अलग अलग देंगे। मसलन इसको हम एफ आई आर या टाइम बाउंडेड सिग्नल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एक्स ऑफ एन है, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ टू साइडेड ट्रांसफॉर्म जो कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो एक्स ऑफ जी क्या आएगा? जी लिखवाइए। फाइव को तो हम ऐसे लिख लेते हैं ना, टू जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जी स्क्वायर, यहाँ पे चूँकि ज़ीरो है, ठीक है, सेवन जी इनवर्स माइनस टू बिल्कुल ठीक है, और नाइन जी माइनस यू। ठीक है, ये टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म जो कि हम लोगों ने पढ़ा है ये उसमें ये वाला ट्रांसफॉर्म हमारे पास आएगा। लेकिन अगर हम अप्लाई करें इसके ऊपर वन साइड जी ट्रांसफॉर्म, वो शुरू ही जी इज इक्वल टू सॉरी एन इज इक्वल टू जीरो से होता है। तो ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं ना, ये जो यानी कि एन से पहले एन इज इक्वल टू जीरो से पहले वाले सारे कंपोनेंट्स हैं वो इसमें इग्नोर हो जाएंगे। तो एक्स प्लस जी हमारे पास आएगा फाइव प्लस सेवन, ठीक है। एन इज इक्वल टू जीरो से पहले वाले सारे कंपोनेंट्स हमारे पास वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म में इग्नोर हो जाते हैं। एक तो ये इसमें डिफरेंस है। आप लोगों ने इसको क्लास में कहीं भी पढ़ा है? कुछ याद नहीं है। अच्छा, ओके। अभी तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ ना कि ये हम करते कैसे हैं। ये थोड़ा सा इसके बारे में समझ आ जाए तो फिर हम यानी कि जो जब इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसको अप्लाई बेसिकली करते हैं हम डिफरेंस इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा हमें समझ आ जाएगी कि इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है। अच्छा, और इसमें जो है ना एक बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ वन साइडेड और टू साइडेड की एक जैसी हैं। एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, दैट इज़ टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। अब इसको भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। हम जब सिग्नल यानी कि सिग्नल शिफ्ट होता है यानी कि डिले हो जाता है, तो इसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म, तो थोड़ा सा याद है कैसा होता है ये, रिजल्ट क्या आता है इसका? बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, री रेस्ट पर माइनस के मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, अब हम जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं वन साइडेड ट्रांसफॉर्म, अब आप थोड़ा सा गौर करो कि वन साइडेड ट्रांसफॉर्म ने वैसे तो अप्लाई होना है ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, लेकिन जब शिफ्टेड सिग्नल के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो के सैंपल्स पहले नेगेटिव साइड पे थे वो शिफ्ट होकर पॉजिटिव साइड पे आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसकी वजह से
ये जो मतलब प्रॉपर्टी है ना, ये दोनों मतलब टू साइडेड के लिए या वन साइडेड के लिए हम देखें तब मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई होती है। इसको हम ऐसे कहेंगे z⁻⁻k एक्स ऑफ z प्लस वो सारे सैम्पल्स जो कि अब पॉजिटिव साइड में आए हैं उनका z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर हम क्या करें, हाँ हाँ एग्जाम्पल मैं लिखने लगी हूँ, एग्जाम्पल लिखने लगी हूँ, मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि आप पहले इसको डाइजेस्ट कर लो। ठीक है, मसलन जी जी बिल्कुल, मतलब मैं एक्स ऑफ n-2 का वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म लिखने लगी हूँ। तो एक तो हम यहाँ पर लिखेंगे z⁻⁻2 और यहाँ पर आएगा एक्स ऑफ z और यहाँ पर आएगा n इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक एक्स ऑफ -n और z⁻n। अच्छा, हो सकता है कि ये जब मैं पूरा लिख लूँ ना तो आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि आपने इसको क्लास में पढ़ा था। एक्स ऑफ -1 z प्लस एक्स ऑफ -2 z स्क्वायर। और अब हम जैसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे मतलब ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ऑफ -1 z⁻1 प्लस एक्स ऑफ -2। तो याद आई है ऐसी चीज़, एस स्क्वायर प्लस समथिंग एस। तो ये वाले ओके, मुझे आप लोगों ने चूँकि जवाब नहीं दिया तो हो सकता है कि आप या तो आपको याद ना आई हो या आपने अभी तक पढ़ा ना हो। तो जो ये वाले 2 कंपोनेंट्स हैं ना, ये बेसिकली पहले थे नेगेटिव साइड पे, लेकिन हमने जब सिग्नल को शिफ्ट किया है तो ये पॉजिटिव साइड में चूँकि आ चुके हैं, तो फिर हम लोगों ने मतलब इनको भी अब इनपुट का पार्ट कंसिडर करना है, तो जी ट्रांसफॉर्म में अब ये भी शामिल होंगे। ठीक है, इंट्यूटिवली इस बात का मतलब ये है। अच्छा, अब हम ज़रा ये देख लें कि हमने इसको अप्लाई किया क्यों है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा सर्किट्स के ऊपर क्योंकि वो आप लोगों ने बिल्कुल एक बेसिक कोर्स पढ़ा था तो उससे ज़रा मुझे समझाना आसान लगता है। हम लोगों ने एक डायनामिक सिस्टम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं ओके वी इन दिस इज़ वी इन और ये कुछ इस किस्म का हमारे पास सर्किट है। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर टाइम की कुछ लिमिटेशन नहीं लगा रहे कि t इज़ इक्वल टू 0 पे अप्लाई हुआ वट। ये हम अज्यूम करते हैं कि t इज़ इक्वल टू -इन्फिनिटी के ऊपर ये इनपुट यहाँ पे अप्लाई हुई थी और उसके बाद हमें जिस भी कंपोनेंट के क्रॉस जिस भी टाइम आउटपुट चाहिए हम देख सकते हैं। तो जो ये वाला जो सिस्टम है ना, जिसमें कुछ स्विच वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, हम लोगों ने अनचार्ज्ड कैपेसिटर और इंडक्टर लगाए और हम टाइम के किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इस सिस्टम की आउटपुट को एनालाइज कर रहे हैं। इस तरह के सिस्टम को हम इनिशियली रिलैक्स्ड सिस्टम कहते हैं। और अगर हम इसको देखें ना जी डोमेन की टर्म्स में, तो हम लोगों ने जो टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म पढ़ा था वो इस तरह के सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब चूंकि ये इनिशियली अनचार्ज्ड है तो बेशक आप इसको इनपुट को टी इज इक्वल टू -इन्फिनिटी पे लगा दो या बेशक आप इसको टी इज इक्वल टू 0 पे लगा दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जब हम कंसिडर करते हैं इस तरह का सिस्टम,
कि जिसमें ये कैपेसिटर बहुत देर तक इस सिस्टम का हिस्सा रहा, कैपेसिटर में कुछ यानी कि कुछ चार्ज उसने स्टोर कर लिया, और t इज़ इक्वल टू 0 पे हमने कहा कि ये जो कैपेसिटर है ये बेसिकली इधर आके लग गया। अब ये जो नया जो सर्किट है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसकी आउटपुट फाइंड आउट करने में, अब इस सर्किट में बेसिकली एक चार्ज कैपेसिटर लगा हुआ है। मुझे यहाँ पे कुछ इनपुट भी लगा देनी चाहिए जस्ट टू ये दिस आइडिया कि एक जो नया सिस्टम है वो एक प्रॉपर सिस्टम है। ठीक है, इन दोनों ये दोनों सर्किट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट? आप इसको देख सकते हो, मतलब इसको समझ सकते हो इस बात को कि दोनों सर्किट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इस तरह के सिस्टम्स को हम इनिशियली अनरिलैक्स्ड सिस्टम्स कहते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो ये वाला है जिसको हम t इज इक्वल टू 0 या t ग्रेटर देन 0 के ऊपर देखते हैं। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन चूंकि कैपेसिटर इसमें चार्ज है ना कुछ चार्ज लेके आ रहा है, एक अनरिलैक्स्ड है, तो इसलिए हमें पुरानी सिचुएशन देखनी पड़ती है कैपेसिटर का चार्ज देखने के लिए। अगर हमें कैपेसिटर का चार्ज पता हो तो फिर हमें मतलब पुराना सर्किट की तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं ना, वो तो हमें इसका सिर्फ चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं। अच्छा, ओके, अब मैं इसको एक जुमले में फिर से दोहराऊँ कि इस तरह का सिस्टम जिसमें हमारे पास जो डायनामिक एलिमेंट्स होते हैं, जो चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो इनिशियली रिलैक्स होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो इस तरह के सिस्टम्स जो होते हैं उसके ऊपर इनपुट आप जिस भी टाइम पे लगाओ, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। और जो हम लोगों ने टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो बेसिकली इस तरह के सिस्टम्स के ऊपर होता है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास सिस्टम्स इनिशियली अनरिलैक्सड हों, या कैपेसिटर्स इंडक्टर्स अपने साथ कुछ यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे जब आपने इस पे इनपुट लगाई है, उस वक्त कुछ चार्ज इनके पास मौजूद हो, तो इस तरह के सिस्टम्स के ऊपर वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म लगता है। अच्छा, ये बात आप लोगों को समझ आई है? क्यों? क्योंकि अब इसमें कुछ इनिशियल कंडीशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया, ठीक है ना? मतलब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन से कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि कैपेसिटर्स इंडक्टर अनचार्ज थे। यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस में तो जो इनिशियल कंडीशंस वाली चीज़ है ना, वो वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म उसको कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। टू साइडेड में से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? इसको मैं एक जनरल यहाँ पर इक्वेशन लिखती हूँ और उसके बाद फिर हम देखने का टाइम मिला तो फिर एक सवाल सॉल्व कर लेंगे। वैसे मेरे पास इक्वेशन है कुछ इस तरह से, अगर ओके चलो इसको हम डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं। अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म, तो इसको हम कैसे कैसे लिखते हैं? जल्दी से लिखवाइए, टाइम थोड़ा सा कम है। मैं बताना वन साइडेड चाह रही हूँ, लेकिन वन साइडेड से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ कि आप लोगों को टू साइडेड वाले का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, क्योंकि ये हम लोगों ने 2-3 दफ़ा किया है तो ये जल्दी होना चाहिए। टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते तो कैसे लिखते हैं इसको? वाई ऑफ जी, ठीक है, वन A1 जी इनवर्स वाई ऑफ जी प्लस वी नॉट, हाँ बोलते जाइए, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम यूँ करते हैं कि यहाँ पर मतलब वाई ऑफ जी के टर्म्स अगर हम एक जगह पे लिखें तो हमारे पास आ जाता कुछ इस तरह से, और फाइनली अगर हमें आउटपुट चूँकि मतलब यहाँ पर आउटपुट का फैक्टर चाहिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती, ठीक है। मतलब अब इनपुट हमारे पास जो भी हो बेसिकली हम यहाँ पे प्लग इन करके आउटपुट निकाल सकते हैं। ये बात उम्मीद है कि आप सारों को पता होगी या समझ आई होगी। अब हम जब देखते हैं कि अगर हम इसकी जगह इंस्टेड वन साइडेड ट्रांसफॉर्म लगाएं तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस?
यहाँ पे तो आ गया वाई ऑफ z, ठीक है। यहाँ पे -a1, अब देखो हम लोगों ने y ऑफ n माइनस वन का के ऊपर वन साइडेड z ट्रांसफॉर्म लगाना है। तो जो टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी उसके तहत जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी गिवन एज दिस। हमने किया ना, हमने हमने जब कर दिया तो हाँ बस ये क्वेश्चन आई है, मतलब y ऑफ n माइनस वन का z ट्रांसफॉर्म, वन साइडेड z ट्रांसफॉर्म, बस ये आएगा। नहीं समझ आई? जी जी, ओवरऑल ओवरऑल बिल्कुल। अच्छा, इसकी वजह से अब जो मेरे पास इक्वेशन में चेंज आएगा, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे कुछ इनिशियल कंडीशंस भी आ गई। ठीक है, और प्लस यहाँ पर वही मतलब ये वाला सारा फैक्टर जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, तो वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से हमारे पास जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज आती है, और यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशंस को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशंस मतलब कि सिस्टम में जो ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी या चार्ज है। कोई सवाल है इसके बारे में? मतलब सवाल तो है, हम लोगों ने वो जो वन साइडेड को सॉल्व तो अभी नहीं किया, लेकिन मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि आपको दोनों का जो कॉन्सेप्ट है ना, टू साइडेड या वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म, उसका डिफरेंस समझ आया हो, या वन साइडेड हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म जो किया उसकी ज़रूरत क्या है, या वो डिफरेंट कैसे है टू साइडेड से। ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई है? मतलब मेन कह लो या ओवरऑल कह लो जी, वो इनिशियल कंडीशंस का ही है। इनिशियल कंडीशंस कहाँ से आती हैं? सिस्टम में स्टोर्ड चार्ज या मेमोरी से। ठीक है, ये वाली जो इनिशियल कंडीशंस हैं ये बेसिकली वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म जो है कि मतलब वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म इनको कैप्चर करता है, क्योंकि ये अप्लाई होता है जब सिस्टम्स इनिशियली अनरिलैक्स्ड हों। जब सिस्टम्स इनिशियली रिलैक्स्ड हों, कोई चार्ज वगैरह स्टोर ना हो, तो उसके ऊपर हम टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। ओके, अब अगर हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन अगर इस तरह की गिवन है कि जिसमें इनिशियल कंडीशंस आपको अवेलेबल हैं, तो उसके ऊपर आप वन साइडेड जी ट्रांसफॉर्म लगाओगे। अगर इनिशियल कंडीशंस गिवन नहीं है तो उसके ऊपर आप टू साइडेड जी ट्रांसफॉर्म लगाओगे। इस चीज़ को हम ज़्यादा डिटेल से इंशाल्लाह कल देखेंगे, लेकिन ये चीज़ कम अज़ कम आपने अपने दिमाग में ज़रूर बिठा के रखनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।